हर चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। ये शासन की और शासन करने वालों की एक बहुत गहरी परीक्षा होती है। आज हम मध्य प्रदेश की जमीन पर बसे नरसिंहपुर की बात करेंगे। वहां के जनादेश की हर एक परत को खोलकर देखेंगे, क्योंकि हर हार और हर जीत के पीछे एक कहानी छुपी होती है और एक सबक भी। किसी भी चुनावी नतीजे को समझने के लिए सबसे पहले उस जमीन को समझना बहुत जरूरी है। नरसिंहपुर सिर्फ नक्शे पर एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, ये उम्मीदों, आकांक्षाओं और कई अनकही जरूरतों का एक जीता जागता केंद्र है। यहाँ की हवा में, यहाँ के खेतों में लोगों की वो आवाजें गूंजती हैं जो सीधे बैलेट बॉक्स तक पहुंचती हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 31,310। 2023 के विधानसभा चुनाव में हार और जीत के बीच का फासला। पर ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक नतीजा है, एक साफ संदेश है और उन लोगों के लिए एक पहेली है जो राजनीति को सिर्फ नंबरों का खेल समझते हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये संख्या हमें बताती क्या है? देखिए, ये कोई आखिरी फैसला नहीं है, बल्कि ये उस रास्ते की शुरुआत है जो डेटा और जमीनी हकीकत को जोड़कर जीत की तरफ ले जाता है। हर एक वोट में एक उम्मीद, एक शिकायत या फिर एक सवाल छिपा होता है। चलिए उस आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। किसी भी जनादेश को समझने की कहानी आंकड़ों से ही शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले नरसिंहपुर के चुनावी गणित को समझते हैं, क्योंकि ये नंबर्स ही हमें इस कहानी का पहला चैप्टर बताएंगे। ये हमें दिखाएंगे कि असल में क्या हुआ और इसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि क्यों हुआ। यहाँ के चुनावी आंकड़े अपने आप में कहानी कहते हैं। कुल 2,32,000 वोटर्स में से 83% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। ये बहुत ही ऊंचा आंकड़ा है। ये साफ बताता है कि यहाँ के लोग अपने भविष्य को लेकर कितने जागरूक और शायद उतने ही चिंतित भी हैं। बीजेपी को 56% से ज्यादा वोट मिले और कांग्रेस को लगभग 40%। और फासला, जैसा हमने देखा, 31,310 वोटों का रहा। लेकिन ये आंकड़े हमें सिर्फ ये बताते हैं कि क्या हुआ। ये समझने के लिए कि क्यों हुआ, हमें जमीन पर उतरना होगा और लोगों की आवाज को सुनना होगा। क्योंकि ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये बदलाव की मांगे हैं और यहीं से शासन का असली काम शुरू होता है। सबसे गहरी पीड़ा कृषि समुदाय की है। फसल उगाने का खर्च लगातार बढ़ रहा है, ऊपर से भारी कर्ज का बोझ, और जब फसल बिकती भी है तो पेमेंट में देरी। ये सिर्फ आर्थिक समस्याएं नहीं हैं, ये किसान के आत्मसम्मान और उसके परिवार के भविष्य पर एक सीधा आक्रमण है। अब युवाओं की बात करते हैं। उनमें जबरदस्त ऊर्जा है, बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर अच्छी नौकरियों और अच्छी पढ़ाई के मौकों की भारी कमी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें अपना घर, अपना परिवार सब छोड़कर बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता है। ये सिर्फ एक इंसान का पलायन नहीं, बल्कि पूरे इलाके की प्रतिभा का पलायन है। और महिला मतदाता, उनके रोजमर्रा की जो चुनौतियां हैं वो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। स्वास्थ्य केंद्रों की कमी, परिवार की सेहत की चिंता और घर से बाहर निकलने पर सुरक्षा का डर, ये वो मुद्दे हैं जो हर घर की नींव को हिलाते हैं और वोट डालते वक्त उनके फैसले पर गहरा असर डालते हैं। ये स्लाइड हमें पूरी तस्वीर एक साथ दिखाती है। किसान, युवा, महिलाएं और SC/ST समुदाय, हर वर्ग की अपनी खास समस्याएं हैं। ये एक नए जनादेश की नींव हैं और शासन का असली मतलब ही इन्हीं समस्याओं का हल खोजना है। क्योंकि जब हम इन जरूरतों को पूरा करते हैं, तभी हम हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करते हैं, जो कि हमारे संविधान का एक मूल सिद्धांत है। लोगों की शिकायतों को समझने के बाद अब हम चुनावी नतीजों के ऐतिहासिक विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज का जो सच है वो बीते हुए कल की ही परछाई होता है। लंबे समय के पैटर्न को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे, अतीत में झांकना होगा। पिछले 4 चुनावों की कहानी बहुत दिलचस्प है। 2008 में कांग्रेस को जीत मिली थी। 2013 में बीजेपी ने 57% वोट शेयर के साथ एक बड़ी वापसी की। फिर 2018 का चुनाव बहुत ही करीबी था, जो सत्ता विरोधी लहर का एक साफ संकेत दे रहा था। लेकिन 2023 में बीजेपी ने अपनी बढ़त को न सिर्फ बनाए रखा, बल्कि उसे लगभग 2 गुना कर लिया। यह चार्ट अंतर को बिल्कुल साफ कर देता है। 2018 में बीजेपी की जीत का मार्जिन करीब 15,000 वोटों का था। 2023 में ये बढ़कर 31,000 से भी ज्यादा हो गया।
इस बड़ी छलांग का एक मुख्य रणनीतिक कारण था बीजेपी का एक हाई प्रोफाइल स्टार उम्मीदवार को मैदान में उतारना। इस एक कदम ने उनके कोर वोटर को एकजुट किया और नतीजों पर बहुत गहरा असर डाला। किसी भी अभियान की ताकत और कमजोरियों का एक व्यवस्थित तरीके से आकलन करने के लिए एक रणनीतिक ढांचे की जरूरत होती है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये हमें दिखाता है कि चुनाव सिर्फ एक चेहरे पर नहीं बल्कि 4 मजबूत स्तंभों पर लड़ा और जीता जाता है। इसके 4 चेहरे हैं। पहला, चुनावी चेहरा यानी आपका कैंडिडेट। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा मतलब पार्टी की बूथ लेवल तक की ताकत। तीसरा, कथात्मक चेहरा यानी आपका संदेश, आपकी कहानी। और चौथा, संसाधन चेहरा यानी अभियान के लिए जरूरी पैसा और सामान। एक कामयाब अभियान के लिए इन चारों का मजबूत होना और एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करना बेहद जरूरी है। अब इसी सिद्धांत से कांग्रेस की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। उनकी ताकत क्या थी? उम्मीदवार की किसानों के बीच एक अच्छी पकड़ और कर्ज माफी का एक मजबूत नैरेटिव। और कमजोरियां? बूथ स्तर पर संगठन का बहुत कमजोर होना और स्थानीय स्तर पर फंड्स की कमी। तो विपक्ष के लिए मुख्य चुनौती यही है। उनके पास एक शक्तिशाली कहानी तो थी, लेकिन हर वोटर तक उसे असरदार तरीके से पहुंचाने वाली ऑर्गेनाइजेशनल मशीन नहीं थी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वोटर्स की इन गहरी शिकायतों को एक शासनादेश में, एक गवर्निंग मैंडेट में कैसे बदला जाए। ये सवाल हमें समस्या के विश्लेषण से समाधान के रास्ते की ओर ले जाता है, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम जानना काफी नहीं होता, उसे हल करने का एक नक्शा भी होना चाहिए। अब हम एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर आते हैं। इसे सिर्फ एक चुनावी योजना के तौर पर मत देखिए। ये सेवा के जरिए लोगों का विश्वास दोबारा हासिल करने का एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा रास्ता जो चुनाव से बहुत पहले शुरू होता है और चुनाव के बाद भी जारी रहता है। ये 90 दिन की योजना 3 फेज में बटी हुई है। पहला फेज है ऑडिट और रीबिल्डिंग का। इसमें जमीनी हकीकत को समझा जाता है और बूथ कमेटियों को फिर से खड़ा किया जाता है। दूसरा फेज है इंटेंसिव आउटरीच का, जहां हर गांव, हर घर तक पहुंचा जाता है। और तीसरा फेज है कंसोलिडेशन और मोबिलाइजेशन का, जहां हासिल की गई जमीन को मजबूत कर वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाया जाता है। जमीन पर हो रहे काम को ताकत देने के लिए आज के दौर में मॉडर्न कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी भी उतनी ही जरूरी है, लेकिन ये करते हुए हमें भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP कानून का सम्मान करना होगा। इसका मतलब है कि किसी भी नागरिक तक पहुंचने से पहले उनकी सहमति लेना और उनकी प्राइवेसी की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए, संवाद भरोसे पर बनता है, अतिक्रमण पर नहीं। अंत में ये पूरी चर्चा सिर्फ स्ट्रैटेजी और आंकड़ों से आगे बढ़कर नेतृत्व और सेवा के जो मूल सिद्धांत हैं उन तक जाती है। राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, ये लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का एक माध्यम है। इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो यही है, जीत कोई एक दिन की घटना नहीं होती, बल्कि एक ऐसी प्रणाली बनाने का नतीजा है जो जवाबदेह शासन के लिए डिजाइन की गई हो। असली राजनीतिक ताकत उन सिस्टम्स को बनाने से आती है जो लगातार बिना रुके लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। राजनीतिक शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये एक मौका है सच्ची जनसेवा की एक ऐसी विरासत बनाने का जो सिर्फ नारों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में, उनके बच्चों के भविष्य में और उनके आत्मविश्वास में नजर आए। यही नए दौर के जन केंद्रित नेतृत्व की असली पहचान है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-42041-602. Purpose Beyond Politics.